नागरिक शास्त्र की इस दूसरी कक्षा में मैं दिनेश कुमार सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हमने बात करी थी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पुराना जो सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत उसके बाद हमने दूसरा जो शक्ति का सिद्धांत, तीसरा पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और चौथा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत की। लेकिन इन सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा जो मुख्य सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत हैं, एक तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत और एक विकासवादी सिद्धांत। तो आज हमने जैसा कि पहले बताया था, आज हम बात करेंगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत की। सामाजिक समझौते का सिद्धांत मध्य युग के बाद आधुनिक युग में यूरोप के सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। मध्य युग में यूरोप में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था। इसके विरोध में पुनर्जागरण के बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत अधिक लोकप्रिय हुआ। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं जीन जैक्स रूसो थे। यद्यपि इन विचारकों के व्यक्तिक रूप में थोड़े से विचारों में अंतर था, लेकिन तीनों इस बात पर सहमत थे कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौते का ही परिणाम है। समाज में एक समझौता बना कि हम एक राज्य के रूप में एक इकाई बनाएंगे, उसी का ये परिणाम है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, इसका निर्माण व्यक्तियों ने किया है, अतः राज्य की व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यही विचार वर्तमान युग में लोकतंत्र को प्रेरित करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए हॉब्स ने, लॉक और रूसो, इन तीनों विचारकों ने अपने अपने जो विचारों को अलग अलग अध्ययन के लिए आवश्यक समझा है। तो हम सबसे पहले आज हॉब्स के विचारों की चर्चा करेंगे। हॉब्स का पूरा नाम थॉमस हॉब्स, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन, और इसमें इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस समय इंग्लैंड का जो तत्कालीन राजा चार्ल्स द्वितीय था, ये उसके अध्यापक रहे थे। 1642 के सिविल वार में चार्ल्स द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने हॉब्स के राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया था। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा एक निरंकुश राज्य की अवधारणा का समर्थन किया था। हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो सबसे पहला है मानव स्वभाव, दूसरा है प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, चौथा राज्य का स्वरूप। तो सबसे पहला जो मानव स्वभाव है उसमें हॉब्स ने मानव स्वभाव का नकारात्मक चित्रण किया है। उसके अनुसार व्यक्ति स्वार्थी और डरपोक तथा चालाक होते हैं और वे सदैव अपने हितों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था उस स्थिति को कहा जाता है जब राज्य अस्तित्व में नहीं था तथा राजनीतिक सत्ता का अभाव था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव व्यवहार के प्राकृतिक नियम तो थे, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अभाव में स्वार्थी व्यक्ति ये नियमों का पालन नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध व संघर्ष की अवस्था थी। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहा था। व्यक्ति का जीवन एकांकी, गरीब और हिंसक तथा छोटा था, अल्प था। सामाजिक समझौता हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति असुरक्षित तथा दुखी जीवन व्यतीत करने वाला था, जिससे बाहर निकलने के लिए उसने अन्य व्यक्तियों में आपस में समझौता कर लिया, जिसमें यह कहा गया कि मैं अपने ऊपर शासन करने की शक्ति दूसरे व्यक्तियों को देता हूँ, जो कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए और हम पर शासन करेगा। इसी का परिणाम है कि आज शासक के रूप में हम एक राजनीतिक जो सत्ताधारी लोग हैं उनके शासन में रहते हैं। चौथा जो विषय था वो राज्य का स्वरूप। हॉब्स के अनुसार राज्य निरंकुश और संप्रभु है, क्योंकि वह समझौते के शर्तों में बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि व्यक्तियों ने शासन करने का अधिकार उस व्यक्ति को दिया है, अतः वे राज्य की अनुमति के बिना यह अधिकार वापस नहीं ले सकते। मतलब
हॉब्स ने राज्य को सर्वोपरि माना है। इस प्रकार हॉब्स ने सामाजिक समझौता का सहारा लेकर भी एक निरंकुश संप्रभुता व राज्य का समर्थन किया है। व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। व्यक्ति केवल एक ही दशा में राज्य का विरोध कर सकते हैं, अगर राज्य व्यक्तियों को अपनी जान लेने का आदेश देता है। इसका तर्क यह है कि व्यक्तियों ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण किया है, अन्य किसी दशा में व्यक्तियों को राज्य का विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसीलिए अगर कोई देश के विरुद्ध खड़ा होता है, किसी राज्य के विरुद्ध खड़ा होता है, तो उसे देशद्रोही, राजद्रोही कहा जाता है। तो अगर हम इन बिंदुओं का सभी पर विचार करते हुए समीक्षा करें तो हॉब्स ने सामाजिक समझौता संबंधी विचारों की आलोचना भी की गई। उसमें मानव स्वभाव संबंधी विचार संतुलित नहीं है। व्यक्ति खराब होने के साथ साथ अच्छा भी होता है। केवल ये कह दें कि वो व्यक्ति खराब होता है, केवल स्वार्थी होता है और चालाक होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के लिए, परहित के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तथा इसमें सामाजिकता की भावना भी पाई जाती है बहुत से लोगों में। दूसरी आलोचना यह है कि यदि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में संलग्न थे तो अचानक उन्होंने समझौते की बात कैसे स्वीकार कर ली। हॉब्स की तीसरी आलोचना ये है कि यदि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा किए गए समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ तो राज्य निरंकुश कैसे हो गया। राज्य को व्यक्ति की सहमति पर ही आधारित होना चाहिए। ये आपको हमने आज सामाजिक समझौते के हॉब्स के विचार और सामाजिक समझौते के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्यों वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।